हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में। जी दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंगें टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम हमने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल होता है बच्चों वो 30 नंबर का होता है। ठीक है। अब बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका 30 में से 30 नंबर पूरे आए, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं बहुत सारे सवाल बताने वाला हूँ जो आपसे एग्जाम द्वारा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं इसके थोड़ा डायग्राम को समझा देता हूँ और देखिए फिर से जो रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर मैं उनके आज आपको जवाब भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका एक मिनट इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का डायग्राम है। ठीक है, इसमें मेन बात क्या होती है बच्चों, इंपोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो ई नोट आप देख पा रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम है, और जो बी नोट आप देख पा रहे हैं, ये वी नोट। ठीक है, ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम है। ठीक है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के चलने की दिशा दोनों तीनों ही परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जो तरंग चलती है वो एक्स अक्ष के अनुदिश चलती है। ठीक है, और जो आपका वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम होता है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वो वाई अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, वो जेड अक्ष के अनुदिश होता है। कहने का मतलब मेरा ये, अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको समझने का प्रयास करूं तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन होती है। हम लोग जानते हैं कि तीनों जो अक्ष होते हैं ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, एक दूसरे 90 अंश के कोण पर होते हैं। कितने के? 90 अंश के कोण पर रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? ये तो ये आपका एक्स अक्ष है जहां पर तरंग चल रही है, ये आपका वाई अक्ष होता है जहां पर हमने वी नो ई नोट को दिखाया, यानी वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम, और ये जो मैंने आपको वी नोट दिखाया ये बच्चों आपका क्या है, ये जेड अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, जेड अक्ष हो गया। तो तरंग चलती है एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वाई के अनुदिश होगा, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जेड अक्ष के अनुदिश होगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इन तरंगों में क्या होता है बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो तरंग के चलने की दिशा होती है, ठीक है, तीनों ही परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो कितना अंश का एंगल रहता है, 90 अंश का एंगल रहता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा डायग्राम पे कि ये जो ई नोट है ये क्या है। ठीक है, तो ई नोट का नाम आपको बता देता हूँ। ई नोट क्या होता है बच्चों, ये होता है वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम। वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम, भाग का आयाम, ये बता याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बी नोट क्या होता है, तो बी नोट जो होता है ना बच्चों, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी को लिखते हैं हम बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, बी से किसको लिखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, तो जो वी नोट है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम तो याद रखेंगे। ई नोट है क्या, वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम, और वी नोट है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। आयाम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम वैल्यू और वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम वैल्यू। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये आप स्क्रीन पर देख लिया आपने, ये इसका डायग्राम है वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है, अब वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने समझा कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनमें वैद्युत क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तरंग के चलने की दिशा तीनों ही परस्पर क्या होती है बच्चों, लंबवत होते हैं, यानी इनके बीच में 90 अंश का एंगल रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, आपसे पूछा जाएगा तुम वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो आपने टॉपिक तैयार किया क्या होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है, मतलब चलने लगती है। ठीक है, तो उन तरंगों को बच्चों क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, यानी से जो कंपन होते हैं ना वो तेजी से होने लगते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये मान लीजिए एसी का मैं ग्राफ भी खींच रहा हूं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये वैद्युत धारा कंपन हो रहा है, ठीक है, और अचानक कंपन बहुत तेज तेज होने लगे, क्योंकि बहुत तेज तेज होने लगे, तब ये कंडीशन आ जाती है। पहले तो नॉर्मल से कंपन थे इसके,
ठीक है, लेकिन फिर कंपन बहुत तेजी से हो गए, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होता है, उस परिपथ में कुछ तरंगें उत्सर्जित होने लगती हैं जो आंख से दिखाई नहीं देती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं आंख से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, यानी ये अदृश्य रहती हैं। तो इन तरंगों के बच्चे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, उच्च आवृत्ति, ठीक है, ठीक है, तो परिपथ में ऊर्जा जो है ना तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है, और उन तरंगों को ये हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। तो ये बात उम्मीद आपको क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण बताइए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण बताइए, ठीक है, गुण तो इसके बहुत सारे हैं, तो कम से कम दो तो आपको याद होने चाहिए। तो पहला गुण आप बताएंगे कि इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी निर्वात वायु में चल सकती हैं, ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और दूसरा गुण ये है कि ये जो तरंग है ना, ये आवेश रहित किरण है, यानी ये इन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, मतलब चार्ज नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो कम से कम दो गुण आप याद रखेंगे। पहला गुण मैंने आपको बताया कि इनके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुण बच्चों ये होता है कि इन तरंगों पर किसी भी प्रकार का धन या ऋण आवेश नहीं होता है, ठीक है, ये उदासीन किरणें होती हैं। क्लियर है आप लोग मेरा? तो ये दो गुण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात या वायु में इनकी चाल कितनी होती है? निर्वात या वायु में इनकी चाल कितनी होती है? निर्वात क्या होता है? निर्वात बच्चों वह जगह होती है जहां वायु भी नहीं होती है, जैसे स्पेस, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, ठीक है। तो निर्वात कौन सी जगह होती है? जहां पे वायु भी नहीं होती है, ठीक है, जहां पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि निर्वात या वायु में इन तरंगों की चाल कितनी होती है, ठीक है। तो बच्चों जो चाल होती है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और आप कह रहे होगे सर ये तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु में, तो बच्चा जो प्रकाश है वो भी तो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है। जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही तो चलता है, प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो निर्वात या वायु में इन तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो ठीक प्रकाश की चाल के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश भी क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। क्लियर है? चलिए आगे मैं आपको बताऊं, तो ये तो इसकी मैंने आपको चाल बता दी, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, इन तरंगों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? यानी जो तरंगें उत्पन्न होती हैं किसी परिपथ के अंदर, जब विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो इनका उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण बच्चों, त्वरित आवेशित कणों की गति। त्वरित त्वरित आवेशित कण, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। त्वरित आवेशित कणों की गति, कणों की गति, यानी इनके कारण ये उत्पन्न होती है। क्लियर आप लोग मेरी बात? ठीक है। तो आपसे पूछा है कि तरंगे किस कण उत्पन्न होती है, तो रीजन क्या है? त्वरित आवेशित कणों द्वारा ये उत्पन्न होती है। क्लियर आप लोग में? तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, किन्हीं चार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताइए। किन्हीं चार वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताइए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, पहली है आपके बच्चों एक्स किरणें। क्या है बच्चों? एक्स किरणें हैं, ठीक है। दूसरा आप बता दीजिए पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम यूवी रेज यानी अल्ट्रावायोलेट भी कहते हैं ना, किरणें यानी यूवी रे के नाम से ही बच्चों जाना जाता है इनको। तीसरे आप बता दीजिए, प्रकाश ही बोल दीजिए, या फिर मैं दूसरी बता देता हूं, मान लो गामा किरणें। गामा किरणें, ठीक है, ये तीन हो गई। चौथी आप माइक्रो तरंगे, ये चौथी आप बता दीजिए माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे, ठीक है, तरंगे हैं, और रेडियो तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे हैं, सब क्या है? सभी क्या है? ये सब बच्चों क्या है? ये सब आपकी ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कौन कौन सी मैंने बताई? एक्स किरणें मैंने आपको बता दी, पराबैंगनी किरणें मैंने आपको बता दी, गामा किरणें बता दी, और माइक्रो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे हैं, ठीक है, सब क्या है? सब वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इनके दो उपयोग बताइए। जो आप वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपने टॉपिक तैयार किया, इसका कम से कम दो उपयोग तो आपसे पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि इनके दो उपयोग बताइए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जो एक्स किरणें है ना, तो एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? एक्सरे, हड्डी अगर टूट जाती है, वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो इसका यूज होता है, समझ में आप लोग मेरी बात। और एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों का उपयोग बच्चों वहां होता है जहाँ पे किसी जो एलो मेटल होती है, जो मिश्र धातु होती है ना, उसके विश्लेषण में बच्चों एक्स किरण का उपयोग करते हैं, समझ में आ रहा है। तो कम से कम आपको दो उपयोग पूछाएंगे कि पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग बताइए, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे, क्योंकि एक्स किरणें भी तो एक पराबैंगनी किरणें ही है, सॉरी, एक्स किरणें भी तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अगर आप लोगों से दो उपयोग पूछे जाते हैं, तो आप तो एक तो एक्स किरणों का बता दीजिए। क्या मैंने बताया कि एक्सरे करने में, यानी जब किसी
मतलब कोई शरीर में कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो एक्सरे के माध्यम से पता चल जाता है कि हड्डी कितनी फ्रैक्चर हुई है, कहाँ फ्रैक्चर हुई है। ठीक है, समझ में आप लोग मेरे बात। अच्छा, अगर आपसे और बताना चाहें तो एक एक उपयोग इनका बता दीजिए। इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग होता है बच्चों जब कोई डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, ठीक है, तो उसके जो उपकरण होते हैं, ठीक है, जिसके जो औजार होते हैं ना, ऑपरेशन के बाद उस पर क्या बैक्टीरिया लग जाते हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं, तो इन पराबैंगनी किरणों को उन औजारों पर डाला जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरे पास? जिससे वो औजार क्या होते हैं बच्चों, शुद्ध रहते हैं, बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं, ताकि वो दूसरे पेशेंट का उससे ऑपरेशन कर सकें। तो ये उनका उपयोग हो गया। क्लियर आप लोग मेरे? अब जैसे अवरक्त तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगें क्या होती हैं? जो आप एलईडी या टेलीविजन जो भी चलाते हैं, ठीक है, तो जो रिमोट से निकलती हैं, रिमोट का बटन दबाते हैं तो वहां पर एक वेव चलती है, उसी की वजह से तो चैनल चेंज होता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा? तो वो अवरक्त तरंगों का गुण हो गया। ठीक है, या फिर आप और बता दीजिए, जैसे आप आजकल जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप मोबाइल फोन पे बात कर पा रहे हैं, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर पाते हैं फोन से, तो किसी वजह से होता है। ये सब क्या, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब इनके उपयोग है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है, ठीक है, तो वहां पे उनकी स्पीड लिखा जाती है नीचे के इतनी स्पीड से बॉल जा रही है। किसका कमाल है? सब किसका? सब बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कमाल है। समझ में आप लोग मेरी बात? तो सारे उपयोग मैंने आपको ये किसके बताएं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ही उपयोग बताएं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, अगला क्या है? इन तरंगों को किसने खोजा था? इन तरंगों को किसने खोजा था? किसको? वैद्युत चुंबकीय तरंग किसने खोजा था? इनका नाम था बच्चों हेनरिक हर्ट्ज। नाम याद रखेंगे, हेनरिक हर्ट्ज, इन्होंने इनको खोजा था। ठीक है, तो इन तरंगों को किसने खोजा था? हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या देखिए? अगला क्वेश्चन है, इन तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होते हैं? तो देखिए, मैं अभी आपको बताता कि इन तरंगों में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों? परस्पर लंबवत होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर रहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? देखो, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम है, यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, और ये क्या बच्चों? वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। ठीक है, तो ये है बच्चों बाई अक्ष के अनुदिश, और ये है देखो यहाँ पे देखो पूरा देख लीजिए। तो जो वैद्युत क्षेत्र है ये बाई अक्ष के अनुदिश है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड अक्ष के अनुदिश है। तो इनके बीच का जो एंगल रहता है ना, ये 90 अंश रहता है। कितना रहता है? 90 अंश। तो यही बुझा के इनके बीच में कितने अंश का एंगल होता है? तो बच्चे 90 अंश का एंगल रहता है। क्लियर आप लोग मेरी बात? तो इन तरंगों को ये तो हो गया। इन तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होते हैं? तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब होता है एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना करके ये रहते हैं। लंबवत एंगल रहता है 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? क्यों? प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है प्रकाश की? तो प्रकाश तरंग होती है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, ठीक है, और 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये प्रकाश की वेवलेंथ होती है। समझ में आप लोग मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है बच्चों गामा तरंगों की, गामा किरणों की। गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, जिस तरंग की आवृत्ति, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी, उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। जो उसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, क्या होती है बच्चों? वो कम होती है। जिस तरंग की आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। और जिस तरंग की क्या होगी बच्चों? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, उसकी आवृत्ति कम होगी। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन ने जो इस टॉपिक से आप लोगों से प्रैक्टिकल बायो में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपनी मेहनत का इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक था, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।